Good morning to all of you and welcome back. I think I have almost learned this statement by now by heart. इसी statement से शुरू करते हैं. Messages coming up. Garv says good morning. Rishabh good morning. Deyam says क्या alternative school और home चल रहा है क्या? Well, to an extent yes. You are right. कल स्कूल से क्लास लिया, आज घर में, और कल शायद फिर से स्कूल में जाऊंगा. So therefore, to some extent you are right. It is alternating. ठीक है. In the meanwhile, let me mention one or two things. Number one is that there is some good news from the results front. Good news in the sense कि अगर मैं 3 रिजल्ट देखता हूं अभी तक जो आए हैं, बल्कि 4 देखता हूं. एक क्लैट का रिजल्ट आया. क्लैट का मतलब हो गया लॉ का. And I don't know if some of you are interested in law also. वैसे you might say law तो मतलब lawyer, legal, court. इसमें हमें क्यों इंटरेस्ट होगा? हम तो नॉन मेडिकल वाले हैं. The answer is that let me give an example. In Aam Aadmi Party, there is a, I won't say friend, I mean, but semi-friend of mine, or you can say senior colleague of mine, who actually did his IIT BTech. No, sorry, MTech. MTech from IIT Delhi. And then after some years, he went to law, I mean, do law. And then he entered the court. And now he is a lawyer. And he is even has joined Aam Aadmi Party, and he is in a big post. So किसको क्या interest आता है कुछ नहीं पता. And you all know about so many examples of people becoming authors and all, है ना? And even commentators. Harsh Bogle, he is from IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad, rated as one of the best MBA colleges amongst the world also. ठीक है ना? अच्छा खासा rating है, ranking है. और उसके बाद वो कमेंट्री कर रहा है, क्रिकेट कमेंट्री. सो लाइक हु गोज वेयर नो वन नोस. तो खैर एनीवे, क्लैट का जो लॉ का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आई थिंक ही इज द हरियाणा टॉपर. भव्या इज हिज नेम, एंड ही हैज अ डिसेंटली गुड आउटवर्ड पर्सनालिटी आल्सो. क्योंकि पिछले बार जब फेयरवेल हुआ था, पिछले साल जब वो क्लास 11th में था, he was one of the ones who was actually on the stage comparing the entire event. He was one of them, of course. It was a group of people. I mean, there were more people also. In fact, the 2 top people were both Bhavya. ठीक है ना? तो नाम by chance नाम same है. So that was one हरियाणा टॉपर है वो क्लैट का. और जहां तक सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट है, आई थिंक शायद फरीदाबाद का टॉपर ही है, प्रियांशी डे. शी इज द सीबीएसई टॉपर फ्रॉम फरीदाबाद. दिस व्हाट आई नो. और मेंस में हर्षुल मिदा was the topper from Faridabad, from MDPS only. हर्षुल मिदा is also of the same batch. And JEE Advanced में टॉपर तो देखा ही होगा, भी आया है न्यूज में, and that is rank 111. I would have been happy had it been a little below 100. I mean, but चलो कोई नहीं. I mean, एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चंस के ऊपर नीचे हो जाता है. You never know. He deserved, of course, top 100. वैसे एक और लड़के से हमें top 100 का उम्मीद था, बट somehow उसको केमिस्ट्री में ही थोड़ा सा नीचे ले गया. एक्चुअली ना 11th में वो केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया. ठीक है ना? और मैं ये तुम लोगों को भी एक चीज कहना चाहूंगा इज दैट कि अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट देखोगे ना, सबसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट जो तुमको लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. मैं उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ. सबसे जो क्लोज टू हार्ट सब्जेक्ट जो लगेगा, मैं बता देता हूँ, इज दैट देखना फिजिक्स ही होगा. क्योंकि वो बिल्कुल कनेक्टेड लगेगा तुमको. लगेगा जैसे अभी कर ही रहा, मतलब डेली लाइफ में यूज हो रहा है जैसे, उस टाइप का फिजिक्स का. और मैथ्स जिनको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीजें पसंद होता है, विजुअलाइजेशन है ना, जंप करना, एनालिसिस, उनको देखना मैथ्स सबसे अच्छा लगेगा. केमिस्ट्री इज लाइक लिटिल रिलेटिवली स्लाइटली इजियर. अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से चलूंगा, तो अगर मान लो मैथ्स 100 है, तो मे बी फिजिक्स वुड बी अराउंड 80 एंड केमिस्ट्री वुड बी अराउंड 60. दैट वुड बी रफली द फिगर. 100, 80, 60 लेवल ऑफ डिफिकल्टी. अब इसमें क्या होता है कि कई बार ना केमिस्ट्री में, क्योंकि 1/3 ऑफ केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट रोट लर्न. 1/3 ऑफ केमिस्ट्री, ऑब्वियसली पूरा नहीं,
1/3 of chemistry is absolutely rote learn. 2/3 is 1/3 that is physical is of course nothing is rote learn, logical. Or 1/3 is like let's say organic chemistry. That is अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज एक सब्जेक्ट देखता हूं तो इन दैट केस 20% रोट लर्न या 30% रोट लर्न एंड 70% इज लॉजिक कनेक्टेड एंड ऑल, अगर अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो। लेकिन एक दिक्कत क्या आ जाता है कि कई बार हम लोग केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ, बेस्ट रैंक के लिए तुम्हारे बेस्ट स्कोर आना चाहिए केमिस्ट्री, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर केमिस्ट्री में ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इन दैट केस अपने स्ट्रेटेजीज बदलो कि भाई केमिस्ट्री को मैं कैसे हाईएस्ट तक ले जाऊं, बिकॉज दैट इज स्लाइटली द इजियर सब्जेक्ट। और उसमें सी ऑल ऑफ यू हैव वन थिंग कॉमन, दैट इज यू ऑल हैव अ गुड आईक्यू। तो उस गुड आईक्यू का फायदा उठाओ कि थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा रोट लर्निंग की तरफ भी ध्यान देके, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना पड़ता। आई मीन लेट्स से हाफ एन आवर एवरी डे एवरेज अगर केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा दोगे इन द रोट लर्निंग पार्ट, बाकी की बात नहीं कर रहा, हाफ एन आवर एवरी डे एक्स्ट्रा, ये कोई बहुत ज्यादा हाई फाई डिमांड नहीं है। तो देखना केमिस्ट्री के नंबर हमेशा अच्छा मिलेंगे। और टॉपर्स के एक चीज कॉमन होता है दैट केमिस्ट्री में दे स्कोर मैसिवली वेल, एंड दैट इज व्हाट देयर कॉमनलिटी इज। क्योंकि देखो मैथ्स के पेपर में ना, क्योंकि मैथ्स सबसे टफ आता है, इस साल भी मैथ्स सबसे टफ था, तो मैथ्स के पेपर में देखो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो कि एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैथ्स के पेपर में होगा ही। फिजिक्स में भी ऐसे होंगे 1-2 क्वेश्चन, बट 2-3 क्वेश्चन होंगे, बट मैथ्स में तो वो जो 2-4 क्वेश्चन में तो इतना टफ होता है कि पता चला कि पूरे कंट्री में मुश्किल से 100 जने भी नहीं कर पाए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 2-4। फिजिक्स में उतने टफ तो जनरली नहीं आता है, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है जो कि मे बी लिटिल ट्रिकी या जो भी व्हाटएवर, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री में मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि पूरे कंट्री में कम से कम 5000 जन ने ना किए, मतलब उसका जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो भी कम से कम 5000 से ऊपर लोग करके आएंगे, जो टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री होगा। जबकि जो टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स होगा, जो 3-4 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, वो पता चला सिर्फ 100 जने कर पाएंगे पूरे कंट्री में। लाखों लोग पेपर दे रहे, ध्यान रखना, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे पेपर दे देते है ना, उससे भी ज्यादा नंबर, तो उसमें सिर्फ 100 जने पता चला उसको क्रैक कर पाएंगे, तो ऐसे पेपर आते हैं मैथ्स में। फिजिक्स में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मे बी 500 जने कर पाएंगे एंड सो ऑन। सो टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस पेपर्स, कि केमिस्ट्री को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, केमिस्ट्री को हाईएस्ट लेके आना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, और ये पॉसिबल है। और अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में लोएस्ट आ रहा है, मींस ये मान के चलो कि यू विल ऑलवेज परफॉर्म बिलो पोटेंशियल, यू विल ऑलवेज परफॉर्म बिलो पोटेंशियल, लिख के ले लो बस, चाहे कितना भी तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो, कितना भी तुम्हारा मैथ्स अच्छा क्यों ना, ठीक है ना। इसलिए कई बार ना, अब जैसे मैंने बोला ना, based on the interaction that I had with Suman Parikh, and I've talked to maths teacher also, he has also said the same thing, is that very good in maths and physics. और हम लोगों का उम्मीद था कि वो टॉप 100 में तो आएगा ही आएगा, बट हिज रैंक इज 500 समथिंग, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज केमिस्ट्री। वो 11th में तो लगभग समझ लो कि पढ़ा भी नहीं, मतलब अगर वो 100 आवर्स पढ़ा है ना, आउट ऑफ एवरी 100 आवर्स, तो शायद 20 आवर्स भी नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री। उसने नेग्लेक्ट किया, एंड थोड़ा सा नहीं, 12th में आके काफी मेहनत किया केमिस्ट्री में, ऐसे नहीं है, बट देन वो है ना, एक साल अगर तुमने एक चीज बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया, it becomes a little difficult to make it up in class 12th, even if you realize the mistake, so it becomes very difficult to make it up in class 12th. इसलिए ध्यान रखना, और ये सब लर्निंग लेसन्स ऑफ लाइफ होता है। एटलीस्ट ऑन द अदर हैंड, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ऑन द अदर हैंड फिजिक्स और मैथ्स दोनों में जसजोत, who is the topper, I mean, was slightly below सुमन पारिक in his abilities, मतलब जो 2 साल का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, लेकिन क्योंकि उसका केमिस्ट्री मच सुपीरियर टू सुमन था, तो उसका 111 आ गया और सुमन पारिक का चला गया 500 समथिंग। जबकि हमने दोनों को ही, मतलब मेरा तो उम्मीद था कि सुमन पारिक विल बी समवेयर इन मे बी 60-70 रैंक, एंड मे बी जसजोत विल बी समवेयर क्लोज टू 100, तो मेरा उम्मीद ये था। तो जसजोत तो अपना मेंटेन किया है, 100 से थोड़ा सा नीचे आता तो अच्छा लगता, पर चलो ठीक है, 111 और 90 में कोई फर्क नहीं। आई मीन आज अभी 111 हो गया ना, हो सकता है कि उसी दिन, मतलब अगले दिन अगर पेपर लेते तो हो सकता है जसजोत का 90 आ जाए। So it's like that. I mean, like there's hardly any difference between 90 and 111. तो चलो ठीक है, he has done according to his potential. थोड़ा सा सुमन पारिक below potential गया है. You know, that was a little bit, you know, unnerving. But anyway, it's a lesson for you all also, and you should also learn from these. ऐसे देखो बातें करने का मौका नहीं मिलेगा, in the sense कि जैसे 2 साल का कोर्स है, तो ऑलमोस्ट 6 महीने तो हो ही चुका है,
तो देखो पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में, तो ये सब बातें देखो बार बार करने का मौका तो मिलेगा नहीं, पर आज क्योंकि दिमाग में आया है बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट वी जस्ट सीन फ्यू डेज बैक, तो मुझे लगा कि तुम लोगों को मैं थोड़ा सा सचेत कर दूं, या आई डोंट नो व्हाट वुड बी द गुड हिंदी वर्ड, आई मीन वो कुछ आगाह कर दूं, या कुछ ऐसे हिंदी वर्ड होता है शायद, आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में टॉप मार्क्स लाने का कोशिश जरूर जरूर करो, कोशिश करो, शायद ना हो बट देन एटलीस्ट यू शुड पुश दैट केमिस्ट्री टुवर्ड्स एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है ना। चलो खैर, एनीवे नाउ लेट्स स्टार्ट। आर्यन सेज कि मुझे तो केमिस्ट्री सबसे मुश्किल लगता है। एक चीज होता है आर्यन, आई मीन दिस ट्रू फॉर एवरीबॉडी, आई मीन आर्यन तुमने सवाल पूछा इसलिए मैं तुम्ही को एड्रेस कर रहा हूँ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर तो फिजिक्स ही है पूरा, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा हल्का सा रूट लर्निंग है कुछ जगह पे, बट अदरवाइज तो इट्स प्योर फिजिक्स। मोल कंसेप्ट तो मैथ्स है एक्चुअली, फिजिक्स भी कम है इट्स ऑलमोस्ट मैथ्स है ना। हाँ थोड़ा बहुत रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर को करने के लिए, बट अगर रिएक्शन याद वाला पार्ट अगर छोड़ दो तो इट्स प्योर मैथमेटिक्स। तो देखो केमिस्ट्री कहाँ आ गया वो, उसके बाद देखने कई सारे जैसे जैसे अभी थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे, वो भी तो प्योरली फिजिक्स है। तो देयरफॉर केमिस्ट्री में डिफिकल्टी कहाँ पे है बताओ। हाँ इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो तभी तो मैंने बोला कि आधा घंटा एवरेज रोड लर्निंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए दे दो। एवरेज का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा एवरीडे पढ़ो, मे बी 3 दिन में 1.5 घंटे का 2 स्लॉट्स लगा दो एवरी थर्ड डे, दैट विल बी गुड इनफ फॉर योर इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली, बाकी तो अलग है एंड सो ऑन। बट एनीवे ऐसे डिस्कशन लंबा खींचता जाएगा। ध्रुव हैज सेड कि यस सर केमिस्ट्री सबसे मुश्किल है। ओहो, मैं बताऊं एक चीज, अगर कोई भी सर्वे करोगे तो किसी को फिजिक्स सबसे मुश्किल लगता है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ, ये होगा। मैं ये डिनाई थोड़ी कर रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि केमिस्ट्री क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये तो एग्री करोगे ना सब लोग कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, पेपर की बात कर रहा हूं मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर केमिस्ट्री में सबसे आसान होता है, ये तो एग्री करो, या उसका भी पोल करा दूं या नहीं। तो देयरफॉर जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजियर है, और अगर मान लो तुमको किसी वजह से वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या सब्जेक्ट में अभी कम मार्क्स आ रहा है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी को तो ओवरकम करना है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा स्टेटस कुछ भी हो, तुमको केमिस्ट्री में टॉप मार्क्स लाने का कोशिश करना है, अगर तुम अपने बेस्ट पोटेंशियल का रिजल्ट देना चाहते हो, दैट्स द पॉइंट। अदरवाइज वो हमेशा देखना 200-300-400 का इधर उधर हो जाए। तो जो टॉपर होता है ना, वो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर लाता है जनरल, ठीक है ना। चलो खैर, इनमें वन लास्ट क्वेश्चन और कमेंट में भी देहम सेज कि नहीं थोड़ी नहीं बहुत रोट लर्निंग है। मैंने मना किया मैंने क्या बोला, मैं बोला आधा घंटा एवरेज केमिस्ट्री के लिए रोट लर्निंग एवरीडे दे दो, एवरेज बोला, एवरीडे पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैं एवरेज आधा घंटा दे दो, उतना तो करो भाई। रैंक चाहिए या नहीं चाहिए मतलब अच्छा रैंक चाहिए नहीं चाहिए, तो इसलिए करना पड़ेगा। चलो अर्नब गीत वर्मा क्विकली, सर कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें, आपका ट्रैकिंग वाला सिस्टम ओवर वीक टारगेट अचीव कर लेता है बट डेली कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। बेटे अर्नब, डेली कंसिस्टेंसी कभी कोशिश भी मत करना, कभी कोशिश मत करो, यू विल ऑलवेज लैंड अप कर्सिंग योरसेल्फ। अगर ये सोचोगे ना कि मैं मंडे में इतना करूंगा, ट्यूसडे में इतना करूंगा, वेडनेसडे में इतना करूंगा, देखो पढ़ाई खाने पीने के जैसे नहीं होता कि आज मैं 1 गिलास दूध पीऊंगा, कल मैं 1.5 गिलास पीऊंगा क्योंकि मुझे ट्यूसडे जिम जाना होता है, वेडनेसडे में इतना पीऊंगा क्योंकि मुझे उस दिन जो है रेस्ट करना होता है, या जो भी खाने पीने जैसे नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई में तुम कई बार ऐसे होगा 6 घंटा बैठोगे, 1 घंटे का भी आउटपुट लगेगा नहीं, और कई बार 2 घंटे में इतना धड़ाधड़ आउटपुट आ जाता, लगता है अरे बाप रे कुछ जादू हो गया क्या, दिमाग में कुछ भूत आ गया क्या, ऐसे भी होता। तो देयरफॉर इट विल ऑलवेज इवन आउट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डेली एनालिसिस बहुत मत करो, यू विल ऑलवेज कर्सिंग योरसेल्फ कि क्या यार अभी आज भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए बेस्ट ये है कि वीकली एक मेंटेन करो एवरेज, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू एंड आल्सो मोटिवेट यू कि चलो इस वीक में 15 क्वेश्चंस कम हो गए, अगले वीक में कोशिश करता हूँ 15 क्वेश्चन ज्यादा, दैट इज अ बेटर वे ऑफ एनालिसिस, ठीक है। चलो आई थिंक नाउ लेट्स स्टार्ट फाइनली। अंशज सेट कि आपने टेस्ट देना बंद कर दिया, नहीं टेस्ट तो ये हाफ ईयरली के वैसे, अभी टेस्ट दोबारा शुरू, डोंट वरी, ठीक है। ये जो एसओएफ के एग्जाम स्कूल भरता है या
खुद भरना होगा। आई थिंक शायद एक बार डिस्कस हुआ था इज दैट कि अब ये कोविड के कारण क्या ना इसको शायद तुमको खुद भरना पड़ेगा। दिस व्हाट आई, तो एक बार प्लीज चेक कर लेना, ठीक है ना। जहां तक मुझे मालूम है कि खुद भरना पड़ेगा, बट यस एनी हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम स्कूल डेफिनेटली विल गेट। और वैसे भी सुनाई दे रहा है कि शायद अक्टूबर एंड तक बच्चे को भी बुलाया जाएगा, बट देन एनीवे ऐसे एक बार अटेम्प्ट फिर से पहले भी हुआ था तो लाइक बिकॉज इट डिडंट सक्सीड, ठीक है ना। अर्नव सेज की रोटेशन वाला प्रैक्टिस वर्कशीट दे दो, काफी डिफिकल्ट लग रहा है ये चैप्टर। रोटेशन चैप्टर थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिफिकल्ट है, बट नाउ दैट यू आस्क्ड फॉर समथिंग आई विल डेफिनेटली कैटर टू दैट, डोंट वरी। जसराज has asked कि केवीपीआई के लिए 12th का फिजिक्स करना है, सिर्फ फिजिक्स नहीं, केवीपीआई में सारे सब्जेक्ट्स के 12th का भी सिलेबस आएंगे, 12th का भी सिलेबस आएंगे, ठीक है ना। अभी एक केवीपीआई में थोड़ा बहुत टाइम है, अभी एक्चुअली ना ऑफलाइन क्लास होता तो अच्छा रहता, कुछ 12th का भी टॉपिक्स हम करा देते। चलो मैं अच्छा हुआ कि याद दिलाया, एक आध बार और याद दिला देना। मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है ना, तो कल एक बार मुझे मैसेज भी कर देना अगर मैं भूल जाऊं बाई चांस। तो मैं देखता हूँ कि कुछ अगर केवीपीआई के लिए क्लास 12 के रिलेटेड कुछ क्लासेस जो है अगर अरेंज किया जा सकता है तो, सो दैट एटलीस्ट कुछ बेसिक्स करा दिया जाए ना, तो एटलीस्ट यू विल बी इन अ बेटर शेप टू आंसर फ्यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैं कल स्कूल जाऊंगा तो एक बार मैं जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आई थिंक लेट्स पुट अ स्टॉप हियर। कल हम लोग बोल रहे थे कि पुली का डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि पुली का डिस्कशन अभी कंप्लीट नहीं है, तो आज थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो लेट्स डू दैट, ठीक है। अब मैं आज फिगर बनाऊंगा और फिगर के हिसाब से फिर डिस्कस करते हैं। पहले 3D बना दूं, 3D, हाँ 3D बना देता हूँ पहले, तो पहले 3D बना लेते हैं। थ्री डी फिगर इज नॉट इजी टू ड्रॉ बाय, फिर भी मैं कोशिश कर ही लेता हूँ जनरली, कि मुझे 3D फिगर बनाते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट सो इजी है। ऊपर से ऑनलाइन में क्या होता है कि फिगर बहुत छोटे छोटे बनता है, तो कई बार वो जितना भी बना लो उतना अच्छे से ढंग से नहीं बनता, ठीक है ना। जो भी बड़े एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। ठीक है, ये इसका फिगर है, 3D बन गया वैसे तो, ठीक ठाक ही बना। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बन ही गया। R1 और ये है R2, और यहाँ पे ऐसे है R1 R2, ठीक है ना। ये M1, ये M2, ओके। क्वेश्चन इज M2 या एक्सेलरेशन ऑफ M2। अर्नव यू हैव asked the right question। केवीपीआई में बेटे बायो भी आएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना बायो का भी थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि तुम लोगों के पास इतना टाइम होगा नहीं, तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा सा ना, या चलो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं कल ना एक बार बायो मैम से डिस्कस कर लेता हूँ कि बायो का कैसे कुछ किया जा सकता है, ठीक है। चलो कल 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 मैं जाता हूँ स्कूल में डिस्कस करता हूँ। देखो 2-4 नंबर अगर बायो में एक्स्ट्रा लाए तो दिक्कत क्या है, ठीक है ना। तो बायो के इनफैक्ट इंटरव्यू में भी सवाल पूछेंगे एंड ऑल, तो दैट्स एन इशू है। चलो देखते हैं हाउ टू गेट इट। मैं उन 11 जनों को एड्रेस करना चाहूंगा इज दैट वो जो डिपेंड्स बोल रहे हो, किस बात के डिपेंड्स, क्या डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। नहीं नहीं, तो ऐसे बोलने से नहीं चलेगा ना, फिर तुमको बताना पड़ेगा कि अगर मास ऐसे होगा तो ये होगा। कोई आवाज आ रहा है बेटे? मास अगर वैसे होगा तो ये होगा, तो ये फिर बताना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से डिपेंड्स। है या नहीं? तो डिपेंड किस बात पे,
कि इतना होगा तो ये होगा, उतना होगा तो ये होगा, तो कुछ तो आंसर आएगा ना. तो दैट्स व्हाट आई वाज वांटिंग टू नो. डिपेंड्स ऑन टॉर्क. ना ना ना, वो तो ऑब्वियसली ये पूरा चीजें टॉर्क से हो रहा है. आदित्य माथुर इज गिवन द आंसर, दैट इज फाइन. बट उस टॉर्क के इक्वेशन को यूज करके, अच्छा चलो ठीक है, लेट मी पुट इट लाइक दिस. प्रोबेबली जो लोग ये बोल रहे हैं कि डिपेंड्स आंसर है, वो शायद ये सोच रहे हैं कि अगर M2 बहुत ज्यादा भारी होगा तो M2 नीचे आएगा, और अगर M2 हल्का होगा तो M2 ऊपर जाएगा. शायद ऐसे सोच रहे हैं. इन दैट केस फिर एक लिमिट होगा कि इससे ज्यादा भारी तो M2 नीचे, इससे ज्यादा हल्का तो M2 ऊपर जाएंगे. तो प्रोबेबली दैट इज व्हाट यू आर वांटिंग टू से. तो फिर तो कैलकुलेशन बताना पड़ेगा ना फिर. दैट इज व्हाट आई वाज वांटिंग टू. Well, there's an interesting question from Hans Agarwal, and that is, haven't we considered M1 greater than M2? मैंने ऐसे कहाँ लिखा है M1 greater than M2? मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा. और वैसे भी पता है, एक काम करो, क्योंकि चीजें सारे कनेक्टेड तरीके से हो रहा है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि तुमको पहले से नॉलेज हो कि M1 greater than M2 या M2 greater than M1 या जो भी रिलेशनशिप है. अगर मान लो नॉलेज ना भी हो तो भी हम क्वेश्चन को जनरलाइज करके सॉल्व करेंगे, और उसके आंसर प्लस माइनस खुद से आएगा, विच विल इंडिकेट टू अस कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है. पर एक चीज है कि अगर M2 नीचे आएगा तो M1 को ऊपर जाना पड़ेगा. व्हेन आई से M1 ऊपर जाएगा मींस ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास. नाइट से ये कैसे कंक्लूड कर सकते हो? Aryan Jain has also given the same answer, and that is M1 M2 movement is in opposite direction. Very good. Som says कि radius पे depend करेगा. That's fine, but then why don't you give the relationship? Krishna अगर said कि M2 R2 and M1 R1 mass पे depend करेगा. ठीक है, but that's not a very conclusive thing. चलो, let me do one thing. For all the analysis of this part, कि कौन ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे. अच्छा हाँ, एक चीज बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई ऊपर नीचे जाए ना. हो सकता है इक्विलिब्रियम पड़ा हो. से ऐसे कैसे हैंगिंग वाले केस में इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा? ये तो हैंगिंग वाला केस है ना. इस बार हो सकता है. पता है क्यों? क्योंकि इस बार अपार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास आई कैन आल्सो टेक IAOR में यहाँ पे भी ले सकता हूँ. ये देखो, ये स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है ना, तो मैं IAOR यहाँ पे ले सकता हूँ. और मैंने हमेशा बोला, अगर याद करके देखो कि IAOR अगर मिलता है तो वहीं से एनालाइज करना वही बेस्ट होता है. तो करें एनालाइज फिर. तो देखो IAOR से अगर मैं करूंगा तो इस साइड का टॉर्क क्या आएगा? M1G into R1, इधर का टॉर्क आएगा. और बैलेंस अगर है तो इन दैट केस क्या होगा ना, अगर इसका टेंशन देखोगे, अगर ये बैलेंस्ड है तो यानी यहाँ पे क्या होगा? M2G, ये भी M2G सही हो जाएगा. यानी बैलेंस करने का कंडीशन क्या है? अगर बैलेंस्ड होना है तो ये कंडीशन है. इन दैट केस कंडीशन ये है, इज इक्वल टू M2G into ये वाला पार्ट which is equal to R2 minus R1. यानी बैलेंसिंग के लिए M2 क्या होना चाहिए ना, M1G तो कैंसिल हो जाएगा into R1 by R2 minus R1. Let's call it as some kind of M0. Some kind of M0 है. अब अगर M2 greater than M0 होगा तो then M2 comes down, and if M is less than this M0, in that case क्या होगा? M2 ऊपर जाएगा और M1 ऊपर जाएगा. इस केस में और इस केस में M1 नीचे जाएगा. एक्चुअली पता क्या है कि इस बार तुमको फोकस लेना चाहिए, फोकस ऑफ अटेंशन होना चाहिए इस पॉइंट. क्योंकि अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो जरा सोचो, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट का वोट क्या होगा? फिर ये पॉइंट ऊपर जाएगा. क्यों? ये देखो, ये पॉइंट पिवट हो गया और ये सेंटर ऊपर जा. ये देखो, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये व्हील या जो भी कहना चाहते हो, तो इन दैट केस क्या होगा? M1 ऊपर जाएगा, M2 नीचे आएगा. और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इन दैट केस क्या होगा? M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस. और वो कोरिलेशनशिप क्या होगा इससे डिपेंड करता है. तो M2 का ग्रेटर देन M0 है तो ये होने वाला है, और M2 का लेस देन M0 है तो ये होने वाला है. और अगर दोनों बराबर है, यानी अगर M2 M0 के बराबर है, इन दैट केस क्या होगा? दोनों इक्विलिब्रियम पे पड़ा रहेगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. अब मेरा क्या सवाल था? मेरा सवाल था एक्सेलरेशन बताओ. तो ऑब्वियसली जब मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये केस तो नहीं है, यानी M2 अगर नॉट इक्वल टू M0 है तो एक्सेलरेशन बताओ. बट देन यू माइट से, हो सकता है कोई वैल्यू दिया ही ना हो. ये दिया ना हो तो क्या करेंगे ना, इंटरेस्टिंगली अगर ये वैल्यू ना भी दिया है ना कि M2 ग्रेटर देन M0 है या M2 लेस देन M0 है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर हम इनमें से कोई भी एज्यूम कर लेंगे और सॉल्व करेंगे
और अगर वो assumption गलत होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। इन द मीनवाइल कुछ कमेंट्स दिख रहा है। Ansha said this M1 is going down, then point of contact of upper string is at rest. So the lower string must go above as alpha R will be greater than A1. As alpha R. अब ये R तुमने लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा कौन सा, ठीक है। सो अंश अग्रवाल, अभी तुमने तुम्हारे स्टेटमेंट से मैं अच्छे से कंक्लूड नहीं कर, अच्छा R2, ठीक है, अल्फा R2 you are saying, अल्फा R2, ठीक है। देखो पॉइंट इज व्हाट, यू नो व्हाट, डोंट टेक दिस पॉइंट, टेक दिस पॉइंट, इससे सब कुछ क्लियर है। अगर ये ऐसे हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये नीचे आएगा ये, और वो पॉइंट ऊपर जाएगा क्योंकि इसको सेंटर मान रहे हैं। और अगर ऐसे घूम रहा है तो देखो ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, और ये पॉइंट देखो ऊपर जाएगा। तो आई थिंक इसको अगर पिवट लो तो मामला बड़े क्लियर है। चलो कोई नहीं, अब मान लो मुझे पता नहीं है, तो आई होप यू हैव नोटेड ऑल दिस थिंग्स, की जगह बहुत कम होता है, तो लाइक तो मैं पहले 3D वाला बता दूं। सपोज इफ आई डोंट नो कि M2 ग्रेटर देन M0 है या लेस देन M0 है, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, मतलब इसका अल्फा ले लेते सर हैं। सर हम वो ये टॉर्क इक्वेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास या फिर IC और से लिखते हैं ना, क्योंकि और किसी पॉइंट से सूडो फोर्स का टॉर्क भी आ सकता आएगा। अगर इक्विलिब्रियम है तब तो जो मर्जी, अगर नॉन इक्विलिब्रियम हो रहा है, अगर नॉन इक्विलिब्रियम है तब तुम जो बता रहे हो वो सही है, देन यू आर राइट। पर अगर इक्विलिब्रियम है तो जो मर्जी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एक काम करता हूं, इस पॉइंट का इक्वेशन लिखना शुरू कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 15-20 सेकंड वेट करता हूं और इक्वेशंस लिख लो पहले, डायनेमिक्स के जो भी इक्वेशंस है। अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालना ना M2 का, तो कुछ ना कुछ डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखोगे, तो फटाफट वो निपटा लो। यू नो आई विल गिव यू जस्ट 15-20 सेकंड्स, पहले निपटा लो, फिर मैं बात करता हूं। एक्चुअली ना इसके पहले भी एक दो कमेंट्स आए थे, लेकिन इतने कमेंट्स आ गए कि मैं सारा पढ़ नहीं पाया। मैं इन द मीनवाइल ऊपर वाले कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं, वो नीचे चला जाता है। आर्यन हैज आस्क्ड कि नो स्लिपिंग। बेटे इस केस में कोई स्लिपिंग नहीं, इस केस में कोई स्लिपिंग नहीं, क्योंकि ये तो वाउंड अप है ना थ्रेड, तो वो स्लिपिंग वाला नहीं। तो इट्स ऑल लाइक हैपनिंग स्मूथली विदाउट स्लिपिंग। Aditya Mathur says कि no interview this year. Aditya, are you giving an information or are you asking interview का? As far as my knowledge goes, मुझे भी चेक करना पड़ेगा now that you are saying it, कि अभी अनाउंस शायद नहीं हुआ है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, है ना। अभी तो देखो रिटर्न स्टेज है, तो रिटर्न के बाद इंटरव्यू तो उसके 1-2 महीने बाद होता है, 1-1.5 महीने बाद होता है। तो therefore I don't know till now. Like सर बायो भी तो आएगी, वो पढ़ाएंगे क्या? बायो तो आएगा। अच्छा भव्य सेठ की नहीं, इस बार नहीं है। Have they announced it in the this thing? कि लास्ट ईयर तक ऐसा था नहीं, लास्ट ईयर तो इंटरव्यू भी था। तो क्या have they announced that इंटरव्यू नहीं होगा? अच्छा ठीक है, that's a change. I was not aware. चलो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। सिलेक्शन इज ऑन द बेस ऑफ स्टेज 1 ओनली, चलो ठीक, देन इट्स अ न्यू डेवलपमेंट। I was not knowing, ठीक है, इट्स अ चेंज देन। हाँ कोविड के कारण सब कुछ चेंज हो रहा है। अच्छा फिटजी के ग्रुप में आया था, मे बी आई एम नॉट अवेयर, एज आई सेड आई वाज नॉट अवेयर। अब चेंजेस होते रहते हैं कितना कुछ अवेयर रखो। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं लिखना शुरू करता हूं इसका इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखता हूं तो ये आ जाएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि अल्फा क्लॉकवाइज है, तो मेरा मानना गलत भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव है। मैंने क्लॉकवाइज माना है, तो यानी इसको अगर मैं टी लेता हूं, लेट्स से इसको भी टी लेता हूं, क्या एक काम करो, इसका टेंशन क्यू आर, इसका टी टू, तो ये हो जाएगा T2 into R2 minus R1 minus M1G into R1 is equal to M1 R2 square by 2 plus M1 R1 square into alpha। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोला था, इस कल से मैं बोल रहा हूं, हैंडल्स मासलेस मान के चल रहा हूं, तो सॉलिड सिलेंडर लेके चल रहा हूं और हैंडल मासलेस, जो साइड के हैंडल्स मैंने बनाया था ना यहाँ पे, अब तो मैं मिटा दिया फिगर, बट साइड के हैंडल्स मासलेस। इनटू अल्फा, ये तो पहला इक्वेशन। यानी अननोन्स कितने हो गए? T2 और अल्फा, ये दो अननोन हो गए।
हाँ, दो अननोन हो गए, T2 और अल्फा। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा M2G minus T2 is equal to M2 into R2 minus R1 into अल्फा। अपनी बैलेंस वाला हटा देता हूँ, ये तो पता ही चल गया। तो ये देखो, इससे क्या होगा ना, T2 और अल्फा सॉल्व हो गया। अब क्योंकि मैंने जनरलाइज दिया तो मैं इसको सॉल्व तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट नाउ यू हैव अ फील ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। अब क्या हो गया, द एक्सेलरेशन ऑफ M2 will be equal to alpha into R2 minus R1. Once you find out T2 and this thing, you can find out the others also. But then you might say, नहीं, मुझे तो T1 भी निकालना, मुझे तो T1 भी निकालना। ठीक है, अगर T1 निकालना है तो एक और कुछ इक्वेशन लिख लेना। कैसे? क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज है तो ये ऊपर जाते नहीं, हो जाएगा T1 minus T2 minus M1G is equal to M1 into alpha R1। ये अगर T1 का जरूरत है तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों इक्वेशन से T2 और अल्फा आ चुका है, समझ लो। तो देखो T2 और अल्फा अननोन है, बाकी सब नोन है। तो इससे T2 आ गया, अल्फा आ गया, वो T2 आ गया और अल्फा भी आ गया, तो इससे क्या होगा, T1 आएगा। ये कैसे है ना, ये मैंने इस सिलेंडर का लीनियर डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखा, लीनियर डायनेमिक्स। ठीक है ना, तो देख लो अच्छे से, देख लो इक्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर कोई दिक्कत हो तो एक लाइन लिख दो, अदरवाइज कई बार पता आपने नहीं M2 कोई कुछ बोलते नहीं तो मैं फिर आगे निकल जाता है ना। हाँ बोलो, कौन कुछ कोई रहता है? सर इसमें M2 ग्रेटर देन M0 लिया है। नहीं, M2 ग्रेटर देन M0 तो कोई रिलेशन ही नहीं है अभी। अच्छा, M0 की बात कर रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है, राइट, मैंने लिया है M2 ग्रेटर देन M0, बट देन यू माइट से आप गलत भी तो हो सकते हो। द आंसर इज डोंट वरी, अगर M2 ग्रेटर देन M0 नहीं भी हुआ तो भी मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं, और जब तुम सॉल्व करोगे तो देखना अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आ जाए। डोंट वरी ऑन दैट। यानी M2 ग्रेटर देन M0 हो या M2 लेस देन M0 हो, हम यही इक्वेशन लिखेंगे एज्यूमिंग M2 ग्रेटर देन M0। अगर मेरा अजम्पशन बाय चांस गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना अल्फा का सॉल्व करके वैल्यू नेगेटिव आएगा। दैट्स इट, तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, हमें कोई टेंशन नहीं। ये हो गया वही वाला चीज जो हमने पिछले कुछ क्लासेस पहले बताया था कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन तुमने बाय चांस उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया फ्री बॉडी डायग्राम में, तो टेंशन मत लो, वो अपने आप एडजस्ट करके आंसर नेगेटिव देके तुमको बता देगा भाई तुमने डायरेक्शन उल्टा लिया। दैट कैन नॉट बी सेड फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है ना, तो देयरफॉर तुमने अगर उल्टा भी इक्वेशन लिखा होगा तो कोई टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि अल्फा का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे मत सोचो कि अब 3 टाइप के सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, M2 इक्वल टू M0, M2 ग्रेटर देन M0, M2 लेस देन M0। जी नहीं, तीनों केस एक ही तरीके से सॉल्व होगा और वो है ये इक्वेशन। बस ये कि टेम्पोररीली मैंने अजम्पशन लिया है कि अल्फा इतना है, और अगर बाय चांस M2 इक्वल टू M0 होगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना अल्फा का वैल्यू 0 आ रहा होगा। ये सब अपने आप होगा, हमें अलग से इक्वेशन सेट नहीं लिखने, इक्वेशन एक ही लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा। आई होप दैट्स ओके। ठीक है, एक बार देख लो। सर देयर आर 2 T1 एक्टिंग, मैं समझ गया। देखो दिस इज फ्रॉम अंश अग्रवाल। एक्चुअली पता क्या है कि वो जो ये जो साइड व्यू है ना, ये मैंने लिया है T1। अब अगर तुम बोलोगे इंडिविजुअल स्ट्रिंग का बताओ, क्योंकि हमने 2 स्ट्रिंग से हैंग किया, तब उसको आधा कर लेना। बट अगर तुम साइड व्यू देखो तो तुमको तो एक ही स्ट्रिंग दिख रहा है ना इफेक्टिवली, तो मैंने वो टेंशन यानी अपर फोर्स, मतलब अपर डायरेक्शन फोर्स T1 लिया। अब अगर तुमको इंडिविजुअल स्ट्रिंग का निकालना है तो आधा कर लेना, वो तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया एग्जैक्टली। ठीक है ना, अगर पूछा जाएगा अपर डायरेक्शन का फोर्स तो T1 सफिशिएंट है, और पूछेंगे इंडिविजुअल स्ट्रिंग का फोर्स बताओ तो उसका आधा, दैट मच यू कैन डू। हमें दया में आस्क कि इधर दोनों की एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन का रिलेशन बता तो दिया, ये देखो ये तो A2 बता दिया। अच्छा M1 का भी बता दो, M1 का तो बता दिया था शायद पहले, ये M1 हो जाएगा अल्फा R1। ठीक है, अब चेक कर लो, सारा इक्वेशन मैंने लिख दिया, एक बार अच्छे से चेक कर लो। आई होप नाउ इट्स ओके। यस सर।
चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर. I think we had a long discussion on this, but actually these are situations which we should discuss properly. और जो भी डाउट आता है हमेशा फटाफट पूछ लिया करो so that we can quickly get over them and move on. Okay, next question. देखो इसमें तो थ्रेड वाला पुली वाला था. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फ्रिक्शन रिलेटेड डिस्कशन. ठीक है ना, देखते हैं. जैसे सपोज ये थीटा एंगल और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन. एक प्लैंक रखा हुआ जिसका मास है m1 और ये रखा. ठीक है, यहां पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, यहां पे सफिशिएंट फ्रिक्शन. वो सफिशिएंट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है वो भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. पर चलो अभी फिलहाल मान के चल रहा हूं कि इतना सा फ्रिक्शन है सफिशिएंट कि स्लिपिंग नहीं हो रहा, सो नो स्लिपिंग दिया हुआ. ठीक है, इसका भी 3D अगर बनाओगे तो फिर वही आएगा, मतलब करीब करीब हैंडल वैंडल वो सब अपने आप सब आपको समझ आ गया होगा बाई नाउ, है ना. तो नीचे से जा रहा है, ऐसे हो गया. ठीक है, और फिर ये ब्लैक टाइप का रखा गया. ये हो गया इंक्लाइन प्लेन जिसके ऊपर पूरा रखा. I don't know whether I could make myself clear to the 3D figure. ठीक ठाक समझ में आ रहा. चलो, anyway, this is M1 and this is M2 and this is R1 and this is R2 as usual. Sufficient friction है. Sufficient friction कितना होना चाहिए वो बाद में एनालाइज करते हैं. Again the same question. ऊपर कौन जाएंगे, M1 या M2? ऊपर कौन जाएंगे, M1 या M2? And this will be considered a solid cylinder. Solid cylinder of radius R2. ठीक है ना, radius R2. भव्य has commented कि आपके ड्राइंग तो मस्त है. कहाँ मस्त है मैं बताऊं, गलती बताऊं कई सारे. पहली बात तो लाइन ही गलत है, ये इसके पैरेलल होना चाहिए. चलो नाउ दैट यू आर पॉइंटिंग आउट, ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए. अभी और मिस्टेक्स निकलेंगे अगर निकालूंगा तो. चलो एनीवे, डजंट मैटर. ओके, तो वैसे मैं इस पोल को दोबारा भी कर सकता हूँ, पता है.
there are some answers already, but there is also a poll like let's see what is the feeling this time. क्योंकि देखो वो अलग सिचुएशन था और ये अलग सिचुएशन है, ठीक है ना, ये अलग सिचुएशन है. तो लेट्स सी व्हाट ईच ऑफ यू आर थिंकिंग कि इस बार क्या होगा. Krish Nagar has given a suggestion is that आप पोल से अच्छा रेज हैंड कर लिया करो, फिर पता भी चल जाएगा कौन इंटरेस्टेड नहीं. अच्छा हाँ, वैसे ये भी सही बात है. That's a good idea. ठीक है ना. There are more ideas from students than anybody else. चलो anyway, in the meanwhile मैं देख रहा हूँ कि 20 जने ने आंसर किया है to the poll. रवि, अब 26 हो गया, 27 हो गया, 28. आई थिंक अब एंड करें. 31 जने ने आंसर कर दिया, 32. आई थिंक इससे ज्यादा अब क्या आंसर होगा. चलो एंड पोलिंग करता हूं मैं. चलो इस बार बहुत लोगों ने आंसर कर दिया, 37 तक पहुंच गया. चलो गुड. 38. बस अब एंड कर रहा हूँ, नहीं तो ये पोल पे ही चलता जाएगा फिर. चलो ठीक है. मेरे सामने रिजल्ट्स है, तो लाइक लेट मी शेयर दैट आल्सो. एंड दैट इज अप द स्लोप आ रहा है 30%, यानी 11 जने ने. डाउन द स्लोप आया 19 जने का, यानी 51%. और डिपेंड्स आया 8. इस बार डिपेंड्स वाला कम आया, इस बार डिपेंड्स वाला कम आया. चलो ठीक है, यानी 11, 19 और 8. 11, 19 और 8. देखो ये सबके फीलिंग है ना. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, नहीं, जब पोल का एंड रिजल्ट होगा तो इन दैट केस कई बार ना लोग बायस्ड हो जाते हैं, तो वो फिर अगले क्वेश्चन से कुछ तरीके से सोचने लगते हैं. दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम. इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट एंड योर माइंड, नॉट फ्रॉम सम पॉलिटिकल काइंड ऑफ एनालिसिस की ऐसे सोचा होगा तो यानी ऐसे दिया होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए. चलो लेट्स आंसर. एक चीज जरा समझ लो, इज दैट फिर से आईओआर है या नहीं. फिर से आईओआर है, पर इस बार आईओआर इंटरेस्टिंगली ये पॉइंट नहीं है. दिस इज इंटरेस्टिंग. नहीं मत से क्यों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आईओआर होता है ना. ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आईओआर होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उसके लिए पता क्या है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी होना चाहिए. पर ये कैसे पता चलेगा तुमको कि ये पॉइंट स्टेशनरी है. मत से क्यों ये स्टेशनरी होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वो ऐसे घूमेगा, यही तो होगा. द आंसर इज ऐसे ही होता, ऐसे ही होता अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो. ये स्ट्रिंग के कारण पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग के हर पॉइंट रेस्ट पे होगा, तो यानी इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. So this time the rotation is happening about a pivot which is having this as IAOR. Slipping नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए पता है क्या होगा ना. देखो अगर मान लो M1 बहुत भारी होगा तो पता है क्या होगा, M1 नीचे आएगा और ये ऐसे घूम जाएगा ऊपर की तरफ. अगर M1 बहुत भारी होगा तो M1 नीचे आएगा और ये ऐसे करके रोल कर जाएगा. क्यों, देखो ये पॉइंट अगर मान लो नीचे आता है तो फिर इस बॉडी को ऐसे घूमना पड़ेगा. अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इन दैट केस क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा. यानी अगर M1 नीचे आता है तो M2 को ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर M1 ऊपर जाता है तो यानी ये वाला पॉइंट क्यों इधर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, मतलब क्या होता है, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है. अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो देखो कैसे होगा, ये देखो ऐसे देखो, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, यानी M1 नीचे जाएगा तो M2 ऊपर जाएगा, M1 ऊपर जाएगा तो M2 नीचे आएगा. तो बेस्ट एनालिसिस पता है क्या है, मान के चलो कि इक्विलिब्रियम है, उसी से M0 निकलेगा. इसलिए देखो एनालाइज करके क्वेश्चन लगभग सिमिलर है. तो मैं कैसे एनालाइज करूं, इक्विलिब्रियम पे है तो यानी यहाँ पे क्या होगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स M1g sin थीटा. तो यानी इस बार पता है क्या हो जाएगा एनालिसिस, M1g sin थीटा यहाँ पे. तो ये जो बोला जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना वो M1g sin थीटा है. तो M1g sin थीटा इनटू ये वाला डिस्टेंस व्हिच इज R2 - R1 इनटू R2 - R1 इज इक्वल टू, ये तो टॉर्क नीचे की तरफ हो गया, ये ऐसे हो गया तो इसको ऐसे घुमा रहा है और वो इसको ऐसे. तो यानी क्या हो रहा है, मतलब इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इस बॉडी पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन ये है इनटू R2 - R1 इज द टॉर्क ये वाला, और उसका क्या होगा
m2g sin theta into r1, यानी देख रहे हो फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया कि m1 is equal to m2 into r1 by r2 minus r1, इसको लिख लो एज m0, ये हो गया m0. Now if m1 is greater than m0, तो क्या होगा, m1 comes down, m1 comes down means ऐसे, और m2 goes up. और अगर m1 less than m0 हुआ, in that case m1 will go up and m2 will come down like this. इस बार inclined plane है, इसलिए मैं थोड़ा एरो को अलग तरीके से दिखा. I think up और down भी चल सकता था. That's up to you. ओम पाठक से इसकी इस बार भी तो ऐड करके 102% आ गया पोल में. ये पता नहीं पोल में क्या चक्कर है, ये कभी कभी 100 से ज्यादा आ जाता है. है ना. चलो एनीवे, नाउ वी हैव रीच्ड अ सिमिलर कंक्लूजन. यानी पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में टेक्निकली कोई अंतर नहीं है. फिर से वो चीज आ गया कि ये भी डिपेंड करता है. ऐसे एश्योर्ड नहीं है कि m1 नीचे जाएगा या m2 नीचे जाएगा. यही सब चीजें जो है तुमको सोचना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली थिंक. ठीक है. तो इस बार IOR ये पॉइंट हो गया और अकॉर्डिंगली एनालाइज करके ये चीज आ गई. अब एक काम करते हैं, यू नो, लेट्स अज्यूम सपोज m1 इज हेवी. ठीक है. और याद होगा ना, मैंने पहले बताया था m1 ग्रेटर देन m0 लेके सॉल्व कर लेते हैं. अगर चॉइस गलत है, मतलब अगर मान लो केस गलत है, तो आंसर नेगेटिव आएगा. सो आई डोंट नीड टू वरी. तो यानी मैं सॉल्व करूंगा अब इसको. लेट्स सॉल्व एज्यूमिंग m1 ग्रेटर देन m0. तो अगर m1 ग्रेटर देन m0 होगा तो क्या होगा, m1 नीचे जाएगा. यानी उसका इक्वेशन क्या होगा, m1g sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m1 इनटू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा. अगेन इसको अल्फा के टर्म्स में ले लो, क्योंकि m1 ग्रेटर देन m0 है तो m1 नीचे जा रहा है. तो अल्फा के टर्म्स में लिखो. अल्फा के टर्म्स में यहाँ पे क्या होगा. ओके, Aryan has given an immediate answer. जसराज सेठ की फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे ले लिया. हाँ देखो, फ्रिक्शन डायरेक्शन इस तरह से ले लिया क्योंकि ये नीचे जा रहा है. तो यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये नीचे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन को अपोज करना पड़ेगा, है ना. तो इसलिए इसके फ्रिक्शन को अपोज करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे. बाय द वे, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मान लो तुम कहो कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने तो फ्रिक्शन उल्टा ले लिया था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. क्यों, यही तो मैंने समझाया था कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन में गलत भी लोगे इस केस में तो भी सही हो जाएगा. कोई टेंशन मत लो. क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन हमने स्टैटिक लिया. तो स्टैटिक फ्रिक्शन में उल्टा डायरेक्शन भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है. देखना लास्ट में अगर उल्टे डायरेक्शन लोगे तो आंसर आएगा, देखना -10 न्यूटन, -12 न्यूटन, -13 न्यूटन ऐसा है. इसलिए जसराज यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे पता चला. तो यहाँ पे एनालाइज करके थोड़ा बहुत पता चल रहा है. बट अगर मान लो तुम कहोगे नहीं मुझे तो नहीं पता चल रहा था, तो कोई टेंशन मत लो. उल्टा भी लोगे ना, फिर मतलब इसका एफ अगर नीचे लोगे और उसका ऊपर लोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा. आंसर का वैल्यू नेगेटिव है, कोई टेंशन मत. m1 की साइन तेरा माइनस f इज इक्वल टू m1 इनटू क्या आएगा, अल्फा इनटू r2 माइनस r1. सब लोगों ने सही दिया लेकिन बहुत कम लोगों ने आंसर दिया. आर्यन then has asked how did we choose that IOR. देखो यहाँ पे ये पॉइंट रेस्ट पे है क्या, नहीं है, ये तो चल रहा है. लेकिन ये पॉइंट रेस्ट पे होगा, धागे के हर पॉइंट देखो रेस्ट पे है, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. सो देयरफॉर दैट विल बिकम द IOR इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना. देखो IOR होता क्या टिपिकली, पिन या हिंज, लोएस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड वाउंड या सरफेस के साथ, अगर वो रेस्ट पे है तो. और जनरली थ्रेड का पॉइंट अगर थ्रेड रेस्ट पे है, थ्रेड का पॉइंट हर जगह नहीं होगा, रेस्ट पे भी होना चाहिए. तो देखो ये रेस्ट पे, ये थ्रेड के हर पॉइंट रेस्ट पे है, इंक्लूडिंग दिस लास्ट पॉइंट. तो ये IOR हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स कैरी ऑन. ये आंसर बिल्कुल सब लोगों ने सही दिया, 3-4 जने नहीं दिया, बट जिन्होंने भी दिया एकदम सही दिया. यानी अल्फा इनटू r2 माइनस r1. ठीक है, एकदम सही है. अब मैं काम करता हूं, इसका टॉर्क का इक्वेशन लिख रहा हूं. इसका टॉर्क का इक्वेशन होगा कि लाइक वो तो ऊपर जा रहा है, तो F इंटू R2, F इंटू R2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और m2g sin थीटा इंटू
R1, ठीक है, you get net torque is equal to IO लिया, यानी M2 R2 square by 2 plus M2 R1 square into अल्फा। देखो इसमें दो अननोन्स थे, अल्फा और एफ, दो ही अननोन है, अल्फा और एफ। तो देखो अल्फा और एफ सॉल्व हो जाए, क्योंकि दो इक्वेशन, एक एफ को लेके एक अल्फा, यहाँ पे भी देखो एक एफ है और एक अल्फा, बाकी देखो सब नोन है, थीटा वीटा R2 R1 M2 M2 M1 M2 सब गिवन है। तो देखो दो इक्वेशन आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा और एफ आ जाएगा। सर हाँ जी, सर वो FR2 कैसे आया? FR2 सर जो सबसे आखिरी में आपने इक्वेशन लिखी है। नहीं R2 नहीं होगा, तो R2 गलत लिखा, सर R2 माइनस R1 होगा। R2 माइनस R1 बिल्कुल, यानी हो जाएगा F इंटू R2 माइनस R1, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे वोट ले रहा हूं, तो यानी R2 माइनस R1, ठीक है। अब इससे क्या हुआ ना, F और अल्फा सॉल्व हो जाएगा। वंस यू सॉल्व्ड इट, नाउ आई थिंक यू विल गेट द आंसर, है या नहीं? अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक सवाल ये भी आया था कि यहाँ पे मिनिमम म्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, म्यू मिनिमम। मान लो एफ और अल्फा सॉल्व हो चुका है, सपोज एफ और अल्फा सॉल्व हो चुका है, अब म्यू मिनिमम क्या करोगे? सानिया यू आर राइट, जैसा सानिया दोनों ने वो पॉइंट आउट किया, वो मैंने गलती से लिखा था R2 माइनस R1 होगा, ठीक है, पॉइंट आउट सही कर दे। म्यू मिनिमम बता दो बस, म्यू मिनिमम अब क्या होगा कि भाई इतना तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो स्लिपिंग कर जाएगा, तो क्या म्यू मिनिमम होगा? Assuming that you have already found out F1, वो फाउंड आउट कर चुके, चलो किसी ने आंसर नहीं दिया तो चलो मैं लिख लेता हूं। देखो एफ मिनिमम कैसे आएगा पता है, सॉरी म्यू मिनिमम, ना इट विल बी इक्वल टू एफ बाय m2g cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मलेशन ऐड कर रहा होगा ना, ये m2g sin थीटा है, ये m2g cos थीटा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मलेशन ऐड कर रहा होगा ना यहाँ पे, अब मैं अगर बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, बट चलो बना ही देता हूँ, मे बी ग्रीन पे बना देता हूँ। ये जो नॉर्मलेशन आएगा ना, ये नॉर्मलेशन, वो हो जाएगा m2g cos थीटा, ठीक है ना। तो therefore म्यू मिनिमम हो जाएगा f जो कि यहाँ पे सॉल्व होके आएगा अपॉन m2g cos थीटा। बिल्कुल देहम ने सही आंसर दिया है, सोम तुमने दिया तो है लेकिन m में लिखा नहीं कि m1 या m2, बट आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। जसराज ने भी सही दे दिया, कृष्णागर ने दिया m1 tan थीटा बाय m2, नहीं tan थीटा नहीं है बेटे, ये आंसर है। क्रिश थोड़ा सा फिक कर लो इसको, बाकी तो सही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जसराज ने भी सही आंसर दे दिए, ठीक है, यू आर राइट। ओके, दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी वांटेड टू डू टुडे। आज क्योंकि टाइम कम है और ये सारे बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं काम करता हूं, कोई न्यूमेरिकल अब और नहीं करते हैं। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इज दैट बाईसाइकिल में अगर ये बाईसाइकिल है मान लो, तो वो बाईसाइकिल में कोई राइट ड्राइंग तो होता नहीं है ना, जो भी है कैसे बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे वो पेडल वेडल जो भी है अपने आप देख लेना, ठीक है, और ऐसे करके फिर व्हाटएवर फ्रेम होता है, ये हो गया बाईसाइकिल, ठीक है, ये हो गया बाईसाइकिल। ये जेंट्स वाला, लेडीज वाले में तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, लिटिल डिफरेंट। चलो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन F1 और यहाँ पे फ्रिक्शन सपोज F2 है, तो अब तुमको फ्रिक्शन के बारे में कहना है। सपोज द बाइसाइकिल इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन,
बाइसाइकिल का एक्सेलरेशन इधर है, तो तुमको F1 और F2 के बारे में बताना है, ठीक है ना? यू विल टॉक अबाउट दी F2 एंड F1. मतलब डायरेक्शन एक्चुअली. तब तक सोचो. राइट 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 लेफ्ट 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 लेफ्ट. ये इंटरेस्टिंग पोल होगा. आई होप. देखता हूँ पोल में क्या करते हो तुम लोग. Let's see this result. This will be an interesting one. ऑर्डर में बताना, पहले F1 फिर F2. F1 ध्यान रखना पीछे वाले व्हील का है, ये F1 मतलब हाइंड व्हील. So this is of hind wheel and this is obviously of the front wheel. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा ये पूछा जा रहा है. Okay, 21 has answered till now. I hope there are more answers. ठीक है, 31 has answered. तो आई थिंक यहीं पे स्टॉप करते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा. थोड़ा जल्दी आंसर किया करो, फिर ना पोलिंग में मजा आता है. एकदम 10 सेकंड के अंदर पोलिंग खत्म. थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा मुझे, एक मिनट के आसपास. चलो लेट्स एंड द पोलिंग नाउ. बाकी लोग कमिट नहीं कर रहे. चलो लेट्स एंड द पोलिंग. पोल एंड कर दिया मैंने और रिजल्ट मेरे सामने मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बाकी देख लेते हैं. F1 राइट राइट वाले आए 5, राइट लेफ्ट वाले 17, लेफ्ट लेफ्ट वाले 4 और लेफ्ट राइट वाले 5. तो ये 31 का रिजल्ट है. तो मोर देन हाफ ऑफ देम हैव जस्ट 55% ने राइट लेफ्ट बोला और राइट लेफ्ट वाला ही करेक्ट आंसर. ठीक है ना? शेयर रिजल्ट्स. लो जी, ये शेयर्ड है रिजल्ट्स. ठीक है. बाय द वे इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है ना? करेक्ट आंसर ही जीता है. अगर पोल में कोई जीत भी है तो ठीक है. राइट लेफ्ट इज द राइट आंसर. यानी अगर मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताता हूं, ओ प्लीज ओके ठीक. अगर मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखता हूं तो ये आएगा फ्रिक्शन F और इसका आएगा F1, इसका आएगा F2. ठीक है. अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सुनो. इसके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगा? हाइंड व्हील का डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो का सेम ही होगा. इस केस में बता सकते हो कि ये जो हाइंड व्हील है इसके अल्फा किस डायरेक्शन में होगा? इसके अल्फा किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा. बिल्कुल सही बोला है. और F1 का टॉर्क क्या है? टॉर्क ऑफ F1 क्या है? टॉर्क ऑफ F1 एंटी क्लॉकवाइज. ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा या कुछ और हिसाब है?
जैसे अगर मैं इसका एनालाइज करता हूं, ये हाइंड व्हील का है, अगर मैं फ्रंट व्हील का एनालाइज करता हूं तो अल्फा का डायरेक्शन क्या है ना, क्लॉकवाइज। और अगर टॉर्क ड्यू टू F1 का करता हूं, ड्यू टू F2 सॉरी, टॉर्क ड्यू टू F2, ये भी आता है क्लॉकवाइज, है ना, ये भी आता है क्लॉकवाइज। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें तो दिक्कत है क्योंकि इसका अल्फा क्लॉकवाइज है इस डायरेक्शन में, ये हो गया अल्फा का डायरेक्शन, वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि इसका लीनियर एक्सेलरेशन इस तरफ है, देखो एज पर द फिगर, तो देखो अल्फा ऐसे होना पड़ेगा और ऐसे का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, तो अल्फा क्लॉकवाइज इज परफेक्टली फाइन। इस पे मुझे डाउट हो रहा है कि अगर टॉर्क ऑफ F1, अगर मान लो ये F1 का डायरेक्शन है तो टॉर्क ऑफ F1 तो एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? क्या गड़बड़ है? जसराज से इसकी नहीं नॉर्मल की वजह से होगा बेटे, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि तो ये सेंटर हुआ ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसे होता है ना, तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। नाउ व्हाट इज द एनालिसिस? ध्रुव शर्मा से इसकी व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव है। ओ बाप रे ये कहां से लेके आ जाते हो भाई, ये कैसे पॉसिबल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू r स्क्वायर, मास नेगेटिव तो होता नहीं है, और r का स्क्वायर अगर r बाई चांस लॉजिक मतलब वैसे तो r भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि r डिस्टेंस होता है, पर चलो अगर r को नेगेटिव भी मान लो तो r स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे नेगेटिव हो सकता है? ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग आंसर एंड दैट इज द राइट आंसर गिवन बाय अंश अग्रवाल एंड दैट इज यहाँ पे चेन का टॉर्क आता है। एक चीज भूल रहे हो, यहाँ पे पैडल बनाया मैंने, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे होता है, फिर ये चेन होता है, तो ये जो पैडल होता है ना ऐसे करके पैडल ऐसे घूम रहा है, तो जिस चक्कर में चेन भी ऐसे घूम रहा है, ये देखो चेन ऐसे घूम रहा है, चेन यहाँ पे टॉर्क लगाता है, तो यानी टॉर्क ड्यू टू चेन माइनस, इस पे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, कल को अगर चाहूं तो मैं क्वेश्चन बना सकता हूं इसके ऊपर, पर चलो छोड़ा, अभी तो टाइम नहीं है। टॉर्क ड्यू टू चेन माइनस F1 इंटू आर, अगर इसका रेडियस r है, दैट विल बी इक्वल टू व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो स्पोक्स वाला है तो स्पोक्स का नेग्लेक्ट कर दो, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं mr स्क्वायर ले सकता हूं अगर मास ऑफ द व्हील m है तो, इज इक्वल टू mr स्क्वायर इनटू अल्फा, ये रिलेशनशिप होगा पीछे वाले व्हील का। सामने वाले व्हील पे अकेले फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से घूमता है, तो सामने वाले व्हील का अलग हिसाब है, सामने वाले व्हील का होगा F2 इंटू आर, क्योंकि व्हील्स दोनों बराबर है तो मैं सेम मास का ले सकता हूँ, ये हो जाएगा इक्वल टू, और रेडियस भी सेम होता है mr स्क्वायर, और अल्फा भी सेम होगा, इसका अल्फा और इसका अल्फा एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम है, तो इसलिए पीछे वाले का इक्वेशन सॉरी सामने वाले का इक्वेशन ये आ जाएगा F2 इंटू आर इज इक्वल टू mr स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है ना, मैंने जानबूझ के इस पॉइंट का बहुत टॉर्क किया, ठीक है ना, सो दैट सिर्फ फ्रिक्शन का ही टॉर्क रह जाए बस, और कोई टॉर्क ना रहे। और इस केस में क्या होगा, ये जो चेन है ना, ये देखो चेन यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स थोड़ा कम होता है, ये अगर T1 हुआ और ये अगर T2 हुआ ना, तो देखना T1 ग्रेटर देन T2 होगा, चेन का ये खासियत है। तो देखो चेन का टॉर्क आ रहा है यहाँ पे, अब वो तुम अगर चेन का टॉर्क कितना होगा, तो चेन के ऊपर वाला हिस्सा अगर T1 है, नीचे वाला अगर हिस्सा T2 है, और अगर चेन का खुद का रेडियस यहाँ पे अगर स्मॉल आर है, तो चेन का टॉर्क क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू स्मॉल आर। तो अगर कल को स्मॉल आर दिया है तो आई कैन इजिली फाइंड आउट द डिफरेंस इन टेंशन ऑफ द चेन, टू पार्ट्स ऑफ द चेन, आई कैन इवन फाइंड आउट दैट आल्सो। तो अगर मान लो मुझे पीछे वाले व्हील का डायनेमिक्स लिखना है, तो ये इसका इक्वेशन है, टाउ ड्यू टू चेन माइनस F1 इंटू आर इज इक्वल टू, और एक चीज है लास्ट में, क्योंकि पूरे फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो क्या आएगा ना, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m तो नहीं सॉरी कैपिटल M। क्यों? क्योंकि स्मॉल m तो मैंने मास ऑफ द व्हील लिया था, और मान लो कैपिटल M इज लाइक द एंटायर पैसेंजर पर्सन, है ना, पूरा साइकिल वगैरह सब कुछ है ना, हैंडल सब कुछ जो भी है उसका वजन मिला के सपोज कैपिटल M है, तो ये हो गया एंटायर डायनेमिक्स ऑफ अ बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल का जो डायनेमिक्स है उसमें एक चीज जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है या डिफरेंट है या कह सकते न्यू है, एंड दैट इज दिस चेन वाला पार्ट। तो चेन है तो इंटरनल, लेकिन उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है। ठीक है, देख लो अच्छे से। कृष्ण अगर इसे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे आया, है ना, तो देखो मैं इसका आंसर दूं। देखो चेन से क्या कर रहे हो, चलो एक काम करो, फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए अगर एक गोल्डन रूल याद करके देखो, मैंने क्या बोला था कि मान के चलो फ्रिक्शन है ही नहीं,
देखते हैं क्या होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इन दैट केस पता क्या होगा, तुम पैडल करते रहोगे लेकिन बाइसाइकिल आगे नहीं जाएगा। आगे तो नहीं जाएगा लेकिन कुछ चीज पता चलेगा। क्या कि अगर तुम मान लो पैडल करते हो और ऐसे, यानी क्या होगा, ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो पीछे जा रहा है, ये देखो लोएस्ट पॉइंट पीछे जा रहा है और ये कहीं जा ही नहीं रहा, ये कहीं जा ही नहीं रहा। अगर पूरे ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस बनाओगे तो पता है क्या होगा, तुम पैडल करते रहोगे, पीछे वाला व्हील ऐसे घूमता रहेगा, सामने वाला व्हील स्टेशनरी रहेगा, घूमेगा भी नहीं। दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर पीछे वाला व्हील का लोएस्ट पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन एज अ रिजल्ट सामने आया। जैसे फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करोगे तो यानी पूरा बाइसाइकिल अब सामने जाएगा। पूरा बाइसाइकिल अगर सामने जाएगा तो फ्रंट वाला व्हील तो घूमना ही नहीं चाहता था। टेंडेंसी ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, तो यानी क्या होगा, फ्रंट वाला व्हील एज इट इज यूं स्लाइड करके आगे जाना चाहेगा। यानी ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो इधर जाना चाहता है, लोएस्ट पॉइंट इधर जाना चाहता है, तो देयरफॉर एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। अब एज ए रिस्पॉन्स टू दैट टेंडेंसी ऑफ फॉरवर्ड मोशन, दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्लियर हो गया कैसे होगा। वैसे तो आधे जनों ने करेक्ट आंसर दिए थे, ऐसे नहीं कि पीपल गॉट इट रॉन्ग। आई मीन, so there was just a little bit more than half of the people, 55% to be precise, who gave the right answer for the direction. हाँ जी बेटे, कुछ सवाल पूछ रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, मैंने तो वो रॉड है ना, रॉड जो नॉर्मल लगाई ना, एक रॉड जो दो रॉड लगी है, नहीं, रॉड को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, रॉड को एनालाइज करने की जरूरत नहीं। क्यों? ये रॉड देखो, ये भी सेंटर पे जुड़ा हुआ, ये भी सेंटर पे जुड़ा हुआ, तो सेंटर के अबाउट ही टॉर्क का इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो देखो क्या फोर्स है रॉड में, उससे हमें कोई मैटर नहीं, वो हमें देखना है। वैसे मैं टॉर्क नहीं, मैं वो लीनियर की बात कर रहा था। लीनियर में को आगे की तरफ नॉर्मल लगाएगी ना, और जो रॉड है आगे वाले। सुनो, लीनियर में पता क्या हुआ, मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को वो ले लिया, तब तो सिर्फ फ्रिक्शन ही रह गया, एक्सटर्नल फोर्स, देखो और कोई फोर्स की जरूरत नहीं। वो हम जब हम बैठते हैं उसके ऊपर तो रॉड पे भी जोर लगता है, मुझे मालूम है, रॉड भी टाइट हो जाता है, तो जब हर बार टाइट वो घुमाते हैं तो वो, बट देन दैट इज ऑल इंटरनल, तो एक्सटर्नल फोर्स में उसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मान लो व्हील का सॉरी साइकिल का एक्सेलरेशन अगर ए है तो इट इज F1 माइनस F2 व्हिच मैटर्स एंड नॉट एनी अदर फोर्स। जैसे हैंडल को टाइटली पकड़ते हैं ऑल, ये मैटर नहीं करेगा इस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो मैं आज की एक बार इक्वेशन फिर से बता दो। इक्वेशन तो देखो सिंपल है, इसका तो देखो एक ही फोर्स है F2, मतलब सॉरी एक ही टॉर्क है F2, तो F2 into R is equal to I अल्फा। तो I अल्फा, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, चेन का टॉर्क अलग है और व्हील का टॉर्क सॉरी फ्रिक्शन का टॉर्क अलग है, बल्कि चेन का टॉर्क क्लॉकवाइज है और फ्रिक्शन का तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस हो रखा है। देखो माइनस इज इक्वल टू I अल्फा, I तो सेम होगा, उसका चाहे इसका चाहे ले लो, व्हील तो सेम ही है। और अगर पूरे साइकिल का मास कैपिटल M है और अगर एक्सेलरेशन A हो रहा है तो यानी F1 minus F2 are the only two external forces. So F1 minus F2 is equal to capital M into A. That is the net equation of movement of a bicycle. ठीक है ना? So given some facts and figures, we can even find out values related to a bicycle also. The equations are there. तो मैंने generalize करके solve कर दिया. Rest as question if it comes, I'm sure you will be able to analyze yourself. ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। हाँ बेटे। सर एक बार साइड में ना स्क्रीनशॉट लेना है। T2R नहीं होगा। बस तो वीडियो तो मिल जाएगा। हाँ कुछ पूछ रहे थे बेटे, कौन पूछ रहे थे? टॉर्क ऑफ चेन T1 minus T2 into R नहीं होगा। T1 minus T2, हाँ T1 minus T2, ऑब्वियसली ये तो T1 minus T2 होगा, इधर घूम रहा है ना, बिल्कुल ये उल्टा है, ठीक कर, ये इधर घूम रहा है तो ऑब्वियसली T1 का ज्यादा होगा, है ना, यही होता है गड़बड़ी। ठीक है, तो देयरफॉर टॉर्क ऑफ चेन आ गया, फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया, I अल्फा आ गया, इधर भी फ्रिक्शन का टॉर्क I अल्फा, और ये हो गया डायनेमिक्स का इक्वेशन। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, देख लो। Right? चलो, I think that's it what we will have time for as far as today is concerned. We'll continue tomorrow. आज के लिए इतना। थैंक यू सर। ओके बेटे। सो में आपको स्मॉलर क्या है? देखो स्मॉलर इज द वो रेडियस ऑफ द चेन, यहाँ पे यहाँ वाला जो छोटा सा रेडियस, और वो दिखाने का जगह नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है ना, तो ये चीज